नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो आज हम करेंगे बेसिकली लीडरशिप और इसकी जो थ्योरीज है। आप सभी को पता है कि भाई लीडरशिप थ्योरीज कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर ज्यादा देर न करते हुए। अगर मैं बात करती हूँ लीडरशिप की, तो देखिए स्टार्टिंग में देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल सेट करेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अगर वह अपने गोल को अचीव करना चाहती है तो गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है या जो मैनेजर्स होगा, ठीक है, तो वे किसका यूज करेंगे, रिसोर्सेज का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज है, तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो हम बोल सकते हैं कि भी दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक हमारा फिजिकल रिसोर्सेज, तो दूसरा हमारा है ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर हमारा क्या क्या आएगा, जो भी लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सब हमारा आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, एक पैसिव रिसोर्सेज है। पैसिव क्यों? क्योंकि भी जो लैंड, बिल्डिंग है, आपने एक बिजनेस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने एक मशीन को लाकर खड़ा कर दिया, ठीक है, तो क्या वो मशीन अपने आप से प्रोडक्शन करने लग जाएगी? नहीं ना। उसको चलाने के लिए आपको ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, उसके लिए एम्प्लॉइज चाहिए। तो इसलिए जो हमारा जो फिजिकल रिसोर्सेज है वे क्या है, पैसिव रिसोर्सेज है। वही दूसरा हमारा रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज। मैंने क्या बताया, रिसोर्सेज आपके दो तरह के हो जाएंगे, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारा क्या है, एक एक्टिव रिसोर्स है, ठीक है। तो भाई अब जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, तो इसमें देखिए जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स के अंदर बेसिकली जैसे हमारे जो भी एम्प्लॉइज है, जो भी हमारे सबऑर्डिनेट है, जो ये सब हमारे आ जाएंगे। अब एक कुंटेजन ओडोनेल ने क्या बोला है, कुंटेजन ओडोनेल ने कहा है, इन्होंने जो लीडरशिप की इंपॉर्टेंस है ना, वो एक डायग्राम के थ्रू बताई है। यहाँ ना इससे आपका जो मीनिंग है लीडरशिप का वह भी निकलेगा, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो उन्होंने बोला कि भाई जो एम्प्लॉइज रहते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर हम उसके कैपेबिलिटी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, तो हर एक बंदे में कितना कैपिटलाइजेशन होगा, कितनी 100% बोलते ना कि जैसे हम बोलते कि हम अपना 100% देंगे, ठीक है। लेकिन कुंटेज ओडोनेल ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई जो ह्यूमन रिसोर्सेज है या जो एम्प्लॉइज है, वे क्या करते हैं, वे पूरा 100% अपना नहीं देते। जब भी कोई भी काम करते हैं अपना 100% नहीं देते, वे सिर्फ 40% ही अपना देते, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया गया है कैपेबिलिटी यूटिलाइजेशन का है, जिसमें बोला गया वी एक्सपेक्टेंसी थ्रू द लीडरशिप एंड नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया आपको। नॉर्मली जो एम्प्लॉइज होगा, ह्यूमन बीइंग होगा, वो सिर्फ 60% ही अपना देगा। और 60% भी वो क्यों देता है कि भी उसमें कुछ ना कुछ सोशल प्रेशर रहेगा, उसको नीड फॉर जॉब, अपनी जॉब की वजह से ये भी अगर मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा तो हो सकता है कि भी मुझे जॉब से निकालना दे। अथॉरिटी ऑफ द सुपीरियर, उसके ऊपर जो सुपीरियर है, सुपीरियर काम करेगा तो कहीं ना कहीं भी उसके अंदर डर रहेगा कि भाई नहीं, अगर मैंने काम किया तो मुझे कहीं पनिशमेंट दे दे, कुछ सजा मुझे मिल जाए, डांट मुझे लग जाए, ठीक है। तो इस वजह से जो ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ 60% ही अपना 60% ही देता है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुंटेज ओडोनेल ने बोला है कि जो 40% रहता है ना, उसकी जो कैपेबिलिटी का 40% है, वो हम कैसे ले सकते हैं, उसका इंड्यूस्ड बाय द लीडरशिप। तो 40% उसका कैसे आएगा, लीडरशिप की वजह से आएगा। 100% हमें 100% अपना देना चाहिए, लेकिन ह्यूमन नेचर ऐसा है कि भाई वो सिर्फ 60% अपनी मर्जी से करता है। और उसका वो 60% भी उसने क्यों किया, यहाँ पे ये 3 रीजन है। लेकिन जो 40% हमें उससे और काम लेना है ना, वो हम कैसे ले सकते हैं, लीडरशिप के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे लीडरशिप के थ्रू कैसे ले सकते हैं, उसके भी आपके 2 तरीके हो जाएंगे। 2 वेज हमारे मेथड्स कौन से होंगे, या तो भाई बाय अथॉरिटी, मीन्स यहाँ पे जो सुपीरियर होगा क्या करेगा, वो अपनी पावर का यूज करेगा, ठीक है। तो अपनी पावर की धौंस दिखा के, उसको डांट फटकार के वह 40% और उसका जो कैपेबिलिटी है उसका यूज करेगा। या फिर दूसरा हमारा वेज क्या हो सकता है, बाय विनिंग द सपोर्ट और बाय द मोटिवेशन, कि भाई हम उसको क्या करें, 60% तो उसने अपनी कैपेबिलिटी दे दी है, यूटिलाइज कर दिया, 40% हम उसको मोटिवेट करके, ठीक है, उसको अच्छा सा मोटिवेशन उसको देके हम उसका 40% कैपेबिलिटी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो मोटिवेशन होगा, तो मोटिवेशन या उनका बाय विनिंग द सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं कि भाई जो मैनेजर होगा वो क्या करेगा, बाय लीडिंग देम थ्रू द लीडरशिप, लीडरशिप के थ्रू उनको क्या करेगा, लीड करेगा। तो बेसिकली लीडरशिप का मतलब क्या है, लीडरशिप का मतलब ये है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द अदर्स इन सच अ मैनर एज टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू। कि भी जो बिहेवियर है, ठीक है, अदर्स मीन्स जो एम्प्लॉय, जैसे जो सबॉर्डिनेट है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, और इस मैनर में उसको इन्फ्लुएंस करना कि भी जैसा लीडर चाहता है ना, वे एम्प्लॉइज है वैसा ही करे, एज टू डू व्हाट, भी वे क्या करे, वट द लीडर वॉन्ट्स देम टू डू, भी जैसा लीडर उनसे करवाना चाहता है वह वैसा ही करे। तो उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लीडरशिप हम उसको बोलते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ लीडरशिप की। तो देखिए हम आ चुके हैं डायरेक्ट
लीडरशिप की थ्योरीज पर, ठीक है। तो हमारी बेसिकली दो तरह की जो लीडरशिप थ्योरीज है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेन ट्रेडिशनल और मॉडर्न। अगर मैं बात करती हूँ ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल के अंदर आपकी आ जाएगी बेसिकली दो तरह की, ग्रेट मैन थ्योरी या फिर इसको क्रिस्मेटिक थ्योरी भी बोलते हैं, और सेकंड हमारा है ट्रेड थ्योरी। फिर मैं बात करती हूँ मॉडर्न की, तो मॉडर्न के अंदर आ जाएगा आपका बिहेवियरल थ्योरी और सिचुएशनल लीडरशिप, ठीक है, या थ्योरीज को बोल सकते हैं। तो देखिए ग्रेट मैन थ्योरीज हमारी बेसिकली क्या बोलती है, ये बोलती है कि जो हमारे लीडर्स है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो हमारे लीडर्स है वे इनबोर्न क्वालिटीज और गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि भाई जो लीडर्स है ना वे हमारे पैदा होकर ही निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बाद में कोई लीडर बनेगा, ठीक है। तो ये इस पर हमारा जो ये ग्रेट मैन थ्योरी है तो इसी पर ज्यादा जोर देती है कि भाई जो लीडर, एक लीडरशिप के अंदर जो क्वालिटी है वो क्या है, इनबोर्न क्वालिटी है, जन्मजात उसके अंदर ये गुण आए हैं लीडर बनने के, ठीक है। या हम इसको बोल सकते हैं ये हमारे क्या है, गॉड गिफ्टेड ये क्वालिटीज है। लेकिन वहीं पे अगर मैं ट्रेड थ्योरी की बात करती हूँ तो ट्रेड थ्योरी बोलती है कि भाई जो लीडर्स है इनबोर्न क्वालिटी तो है ही है, जन्मजात तो है ही है गुण, लेकिन साथ के साथ हम उन क्वालिटीज को क्या कर सकते हैं, एक्वायर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेट मैन थ्योरी में अगर मैं बात करूंगी तो इसमें आप एग्जांपल है जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, कि भाई इनमें ये जन्म से ही कुछ ऐसी गुण लेकर, कुछ ऐसी क्वालिटीज लेकर पैदा हुए और इस वजह से ये एक अच्छे लीडर बने, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली हमारा क्या कहलाएंगे, महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ग्रेट मैन थ्योरी हमारी बोलती है। इसी के साथ ही हमारा जो ट्रेड थ्योरी में इसमें क्या इसमें तो इनबोर्न क्वालिटीज पर ही फोकस किया गया कि भगवान ने गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज है, ये तो सबको नहीं मिलती है, किसी किसी को ही मिलती है, गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है। लेकिन अगर ट्रेड थ्योरी की बात करती हूँ तो ट्रेड थ्योरी हमारी बोलती है कि भी इनबोर्न तो है, हम ये मानते हैं भी कुछ क्वालिटी ऐसी है जो इनबोर्न है, लेकिन कुछ क्वालिटी ऐसी है जिनको हम क्या कर सकते हैं, भी एक्वायर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भी हम उनको एक्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। इनबोर्न आपकी किस सेंस में आ जाएगी, भी कुछ आपकी जो फिजिकल क्वालिटी है, अभी जो बोर्न हुआ है, ठीक है, तो कई हमारी फिजिकल क्वालिटी है तो उसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमारी हाइट है, रंग रूप है, जो भी हमारा फिजिकली जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, देखिए वो तो हमारा इनबोर्न होगा। लेकिन जो हमारी अदर क्वालिटीज है, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना, ठीक है, अदर नॉलेज गेन करना, तो वे सब वो तो हम कर सकते हैं ना। तो ये बेसिकली बोलते हैं हमारी ट्रेड थ्योरी, तो ये बिल्कुल इजी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मॉडर्न। मॉडर्न थ्योरी के अंदर हमारा बिहेवियरल थ्योरी और सिचुएशनल थ्योरी को कॉन्टिजेंसी थ्योरी भी बोल देते हैं। अब बिहेवियरल थ्योरी क्या बोलती है, बिहेवियरल थ्योरी आपका यही बोलती है कि भाई एक जो लीडर है, लीडरशिप थ्योरीज के अंदर आपका जो लीडर है वह किस पर डिपेंड करेगा कि भी कैसा लीडर होना चाहिए। ये थ्योरी बोलती है कि भी उसका एक इफेक्टिव बिहेवियर, ठीक है, एक जो लीडर है उसका एक इफेक्टिव बिहेवियर, एक आदर्श उसको व्यवहार करना चाहिए, ताकि फिर जो उसके फॉलोवर्स होंगे वो उसको फॉलो कर सके। अगर एक लीडर, अगर एक पर्सन अपना एक आदर्श, एक इफेक्टिव बिहेवियर दिखाएगा, आदर्श व्यवहार करेगा, तो फिर अपने आप ही जो फॉलोवर्स होंगे वो उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बिहेवियरल थ्योरी में बिहेवियर पर फोकस किया गया है आपका, जो यहाँ पे मेन बोला गया है कि भाई आपका बिहेवियर पर ही डिपेंड करता है जो लीडर है, ठीक है, उसको फॉलो जो करेंगे पर्सन, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। सिचुएशन लीडरशिप के अंदर आपका इसमें बोला गया है कि भी ये थ्योरी बोलती है कि जो सिचुएशन है ना वो क्या करती है, एक आदमी को लीडर बनाती है। भी कोई एक आदमी एक सिचुएशन में अच्छा लीडर साबित हो सकता है कि भी दूसरी सिचुएशन में वह अच्छा लीडर साबित ना हो, तो ये डिपेंड करता है आपका सिचुएशन पर, ठीक है। तो देखिए इफेक्टिव बिहेवियर यहाँ पे मैं बात करती हूँ, तो इसके अंदर है ना 2 स्टडी की गई थी बिहेवियर थ्योरी के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका ओहियो स्टडी की गई थी, आपकी ओहियो यूनिवर्सिटी, इन सब के अंदर आपकी स्टडी की गई थी, और एक आपका मिशिगन स्टडी आपकी की गई थी, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसमें बेसिकली देखिए जो ओहियो आपका स्टडी की गई थी यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे 2 आपका इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर लिया गया था और कंसिडरेशन स्ट्रक्चर लिया गया था। और मिशिगन जो स्टडी की गई थी वहाँ पे एम्प्लॉय ओरिएंटेड बिहेवियर निकल के आया था एक लीडर का, और प्रोडक्शन ओरिएंटेड। तो ये दोनों ही ना बिल्कुल सेम है। जो हमारा इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है ये तो हमारा प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, तो इसमें बोलता है कि भाई एक हमारा जो लीडर होगा ऐसा होगा जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड होगा, जो सिर्फ किस पे ध्यान देगा, उससे उसको ये रहेगा कि भी ज्यादा से ज्यादा मुझे प्रोडक्शन कराना, ठीक है। तो वो इसको टास्क ओरिएंटेड भी हम बोल सकते हैं। लेकिन कंसिडरेशन के अंदर हमारा बेसिकली क्या आएगा कि वह क्या होगा, एम्प्लॉय ओरिएंटेड होगा, मीन्स जो एम्प्लॉय है उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के चलेगा। तो ये स्टडी हमारी निकल के आई थी। तो इस तरह से हमारे 2 तरह के हमारे
बड़े लीडर हो सकते हैं। इसी तरह से हमारा मिशिगन स्टडीज के अंदर था एम्प्लॉय ओरिएंटेड, भाई जो एम्प्लॉयज को भी लेकर चलेगा, और प्रोडक्शन ओरिएंटेड के अंदर आपका जो प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान देगा। इसी के साथ ही फिर यहाँ पे हमारा एक और निकल के आई एक स्टडी जिसके अंदर हमारा मैनेजरियल ग्रिड आपका एक टॉपिक निकल के आया, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले याद रखना कि जो मैनेजरियल ग्रिड है किसने दिया था, ये ब्लेक एंड मोर्टेन ने दिया था, तो इसको याद रख लेना आप, मैनेजरियल ग्रिड को, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इसने ब्लेक ने क्या किया था, इसने एक 9x9 मैट्रिक्स इसने दी थी, जिसमें से आपके टोटल 81 आपके डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल निकल के आए थे, ठीक है। जो मैनेजरियल ग्रिड थी इसमें 9x9 की आपकी ये मैट्रिक्स थी, और इसमें टोटल आपके 81 लीडरशिप स्टाइल निकल के आए थे। तो अब मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं करा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि भी टाइम भी नहीं है और आप लोगों से होगा भी नहीं। अगर आप के पास अगर किसी ने भी अपना सारा सिलेबस कर लिया तो वह कर सकता है, डिटेल में आपके पास कोई भी बुक है या फिर गूगल पे आप सर्च करके कर लेना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही ये भी काफी रहेगा कि भाई आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मैनेजरियल ग्रिड किसने दिया, इसके अंदर आपकी 9x9 मैट्रिक्स है और 81 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल इसके अंदर है, ठीक है। 2 स्टडीज यहाँ पे हुई है, ओहियो स्टडीज और आपकी मिशिगन स्टडीज हुई है। ओहियो में जो 2 फैक्टर लेके चले हैं, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर लेके चले और कंसिडरेशन लेके चले। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है वह आपका किससे रिलेटेड है, जो मैंने बताया आपका एज जैसे प्रोडक्शन ओरिएंटेड है ना, सेम यही है, बस यहाँ पे नेम चेंज कर दिए इन्होंने। कंसिडरेशन हमारा किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉय। प्रोडक्शन ओरिएंटेड में मैंने आपको क्या बताया कि भी फोकस किस पे रहेगा, भी प्रोडक्शन पे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, जो एम्प्लॉयज है उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयज ओरिएंटेड में क्या रहेगा कि भी जो एम्प्लॉयज है उनके इमोशंस है, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के चलेंगे। तो ये सब इसके अंदर है। अब हमारा नेक्स्ट है कॉन्टिजेंसी थ्योरीज, ठीक है। ये मैं थोड़ा और अच्छे से डिटेल में आपको करा देती हूँ। कॉन्टिजेंसी थ्योरीज की अगर मैं बात करती हूँ तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड करती है कि भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर हमारी 4 तरह की कॉन्टिजेंसी थ्योरी निकल के आई है, जो कि हमारी एक तो हमारी फिडलर मॉडल, ठीक है, या फिडलर कॉन्टिजेंसी थ्योरी, फिर हर्से ब्लेंचर सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, फिर हमारा पाथ गोल थ्योरी और फिर हमारा लीडरशिप पार्टिसिपेशन मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जो फर्स्ट लेंगे हम जो फिडलर्स कॉन्टिजेंसी मॉडल है। तो देखिए ये हमारा क्या बोलता है, ये मॉडल बोलता है या ये थ्योरी बोलती है, ये अज्यूम करती है दैट अ लीडर इधर टास्क ओरिएंटेड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड, कि जो लीडर होगा ना या तो वो टास्क ओरिएंटेड होगा या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा। कहीं ना कहीं बिहेवियरल थ्योरी में भी हमने यही बात की थी, इसके अंदर जो हमने ओहियो और मिशिगन की जो स्टडी की थी उसमें भी हमारे क्या निकल के आया था कि भाई जो लीडर है या तो वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड होगा या फिर प्रोडक्शन ओरिएंटेड मींस वही आपका टास्क ओरिएंटेड। तो इस मॉडल के अंदर भी ये यही बोलता है। तो फिर हमारा डिफरेंस क्या हुआ, तो देखिए इसमें बेसिकली डिफरेंस हमारा क्या है, जो फिडलर कॉन्टिजेंसी थ्योरी है इसमें डिफरेंस यही है कि जो बिहेवियर इज डिफिकल्ट टू चेंज। तो जो हमारा बिहेवियर है, अगर एक बार जो लीडर है उसने अगर एक बिहेवियर को अडॉप्ट कर लिया, अगर वह टास्क ओरिएंटेड हो गया ना, तो फिर वह उस बिहेवियर को चेंज नहीं करेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे चेंज कर सकता है जो बिहेवियर थ्योरी है। तो यही बेसिकली फिडलर मॉडल में और इसमें डिफरेंस है कि इसके अंदर जो बिहेवियर है उसको डिफिकल्ट होगा चेंज करना। इसी के साथ ही 3 वेरिएबल इसके अंदर आए हैं जो फिडलर कॉन्टिजेंसी थ्योरी है। तो 3 वेरिएबल हमारे 3 फैक्टर कौन कौन से है जो एक लीडर है उसके बिहेवियर को इफेक्ट करेंगे, तो या उसको डिटरमाइन करेंगे कि भैया किस तरह का बिहेवियर है। तो 3 वेरिएबल्स इसके अंदर है आपका लीडर मेंबर रिलेशनशिप, टास्क स्ट्रक्चर जो कि आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए, और पोजीशन पावर। तो इसमें बेसिकली ये बोला गया कि अगर ये 3 वेरिएबल है ना तो इनको हम लेकर चलेंगे और फिर हम बताएंगे कि भाई जो उसकी पोजीशन है एक लीडर की वो कैसी है। मोस्ट फेवरेबल पोजीशन आएगी हमारी एक तो लीडर की निकल के, एक मोस्ट अनफेवरेबल पोजीशन आएगी। तो मोस्ट फेवरेबल पोजीशन कब आएगी, जब हमारे तीनों की तीनों वेरिएबल हमारे ठीक रहेंगे, गुड रहेंगे। गुड मीन्स जब अगर एक लीडर है उसका मेंबर के साथ अगर एक अच्छा रिलेशन है, ठीक है, तो वह हमारी कौन सी पोजीशन होगी, एक मोस्ट फेवरेबल पोजीशन होगी, क्योंकि एक रिलेशनशिप अच्छा होने की वजह से जो फॉलोअर्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे, वे लीडर की हर एक बात को मान लेंगे। टास्क स्ट्रक्चर का मतलब है कि भाई आपका जो टास्क स्ट्रक्चर है वह वेल डिफाइंड होना चाहिए, भाई किसको क्या काम करना है, ठीक है। अगर ये भी हमारा गुड है, और इसी के साथ ही जो पोजीशन पावर है, मीन्स जो लीडर को जो फॉर्मल अथॉरिटी मिली हुई है, अगर उसको पता है कि भी उसकी पोजीशन क्या है, उसको क्या अथॉरिटी मिली है, उसको किस तरह से जो उसके सबऑर्डिनेट है उनसे काम लेना है, अगर ये सब
अच्छे से वेल डिफाइंड है तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, मोस्ट फेवरेबल पोजीशन उसको बोलेंगे। वही अगर लीडर मेंबर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, टास्क है जो उसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है, उसको जो लीडर है उसको यही नहीं पता कि भाई उसके पास क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है, क्या उसकी पोजीशन है, तो उस केस में जो पोजीशन बनेगी एक लीडर की वो क्या बनेगी, मोस्ट अनफेवरेबल पोजीशन। तो ये था हमारा किसके अंदर, फिडलर कॉन्टिजेंसी थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट हमारा रॉबर्ट हाउस पाथ गोल थ्योरी। तो देखिए जो भी ये थ्योरी है ना, आपको ना ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये किसने दिया, कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो पाथ गोल थ्योरी है वो किसने दी है, तो रॉबर्ट हाउस इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखने का एक तरीका ये भी है कि भाई हमारे घर तक जाने का रास्ता क्या है, हाउस जाने तक जो हमारा पाथ है। ठीक है, तो इससे भी आप इसको याद रख सकते हो, रॉबर्ट हाउस पाथ से गोल थ्योरी से रिलेटेड है। तो देखिए जो रॉबर्ट हाउस पाथ गोल थ्योरी है किससे रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन। तो ठीक है, जो मोटिवेशन की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है उससे रिलेटेड है हमारी क्या, जो हमारी पाथ गोल थ्योरी है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मोटिवेशन की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो उसके अंदर क्या बताया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे इसका कमेंट करके बताना, और फिर मुझे भी पता चलेगा कि भाई आपकी तैयारी कैसी चली हुई है और आप वीडियो को देख भी रहे हो या फिर नहीं देख रहे हो। तो देखिए द सेंस ऑफ दिस थ्योरी इज दैट द लीडर्स जॉब इज टू एलोकेट द रिसोर्सेज, clarify the goals to subordinate and create a work environment which क्लियर्स द पाथ फॉर द सबॉर्डिनेट इन अचीविंग देयर गोल। तो मेन जो रॉबर्ट हाउस पाथ गोल थ्योरी है इसके अंदर यही बोला गया है कि भाई ये थ्योरी क्या बोलती है कि भाई एक जो लीडर है ना उसकी जॉब क्या है, उसका क्या काम, उसका काम यही है कि वो जो रिसोर्सेज है उसको एलोकेट करे, जो गोल है ठीक है उनको क्लैरिफाई करे, सबॉर्डिनेट को पता होना चाहिए कि भाई उनके गोल क्या है, सबॉर्डिनेट को गोल के बारे में बताए, उनको क्लैरिफाई करे, एंड क्रिएट अ वर्क इन्वायरमेंट, और एक ऐसा वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करे विच क्लियर्स द पाथ, जिससे कि जो सबॉर्डिनेट उनके लिए जो पाथ है ना वो क्लियर हो जाए, उनको भी अच्छे से पता हो कि भाई उनको किस रास्ते पे जाना और कैसे जाना और किस तरह से अपने जो गोल है उनको अचीव करना है। तो एक तरह से उनको एक अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उनको बिल्कुल क्लियरली बताना कि भाई आप लोगों का क्या गोल है, और फिर साथ में उनको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराना। तो ये बेसिकली क्या बोलती है, रॉबर्ट हाउस पाथ गोल थ्योरी। देखिए वैसे तो बहुत बड़ी थ्योरी है अगर मैं कराऊं, लेकिन आपको बस थोड़ा सा आइडिया हो चुका है कि भाई इस थ्योरी के अंदर क्या बताया गया, और इसी के साथ ही भी जो मैंने आपको बताया था, जैसे रॉबर्ट ने इस जो पाथ गोल थ्योरी है इसको दिया। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है हमारी है हर्से-ब्लैंचर्ड सिचुएशनल मॉडल। ठीक है, तो देखिए इस हर्से-ब्लैंचर्ड सिचुएशन मॉडल को आपका लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप भी बोला जाता है। तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप मिल जाए, तो फिर आप समझ लेना कि भाई आपके कौन सी है, हर्से-ब्लैंचर्ड सिचुएशनल मॉडल है, और इसी के साथ ही इसको सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो नेम है इस थ्योरी के, आप इनको याद रख लेना, कैसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर कैसे भी देखने को मिल सकती है। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जा सकता है कि भी सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी है वह किसने दी है, तो हर्से-ब्लैंचर्ड ने, या लाइफ साइकिल थ्योरी किसने दी है, तो हर्से-ब्लैंचर्ड सिचुएशन थ्योरी है, या ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि उसका अनदर नेम क्या। ठीक है, तो देखिए ये थ्योरी हमारा क्या बोलती है, ये थ्योरी हमारा बोलती है a leader must adopt his लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन द मेच्योरिटी लेवल ऑफ द फॉलोअर्स। तो ये थ्योरी बेसिकली क्या बोलती है कि भी जो एक लीडर है ठीक है वह कौन सा लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करेगा, वो किस पर बेस होगा, वो होगा जो मेच्योरिटी लेवल ऑफ फॉलोअर्स है। एक लीडर अपने फॉलोअर्स के पहले मैच्योरिटी लेवल को देखेगा, और उनका मैच्योरिटी लेवल देखकर ही फिर वो क्या करेगा, जो लीडरशिप स्टाइल है उसको अडॉप्ट करेगा। कैसे कि भाई अगर मैच्योरिटी लेवल आपका कम है तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको भी जो हो सकता है कि भी उसको टास्क ओरिएंटेड अपना बिहेवियर उसको रखना पड़े। ठीक है, अगर लगेगा कि जो सबऑर्डिनेट है, जो फॉलोअर्स है, उनका मैच्योरिटी लेवल हाई है, तो फिर वह उनके साथ एक रिलेशनशिप बिहेवियर अपना क्रिएट कर सकता है। ठीक है, वो अभी मैं आगे बताऊंगी कैसे। एंड दिस मैच्योरिटी लेवल मूव इन द स्टेजेस एंड हैज अ साइकिल। तो जो ये मैच्योरिटी लेवल है ना, ये कहीं ना कहीं आपका मूव होता रहता है स्टेजेस में, या फिर एक साइकिल में ये चलता रहता है। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर जो लीडर होगा वो क्या करेगा, अपना जो लीडरशिप स्टाइल है उसको चेंज करता रहेगा। तो यहाँ पे भी बेसिकली 3 वेरिएबल निकल के आए, टास्क बिहेवियर, रिलेशनशिप बिहेवियर और मैच्योरिटी लेवल। तो सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है इस थ्योरी में ये आपका मैच्योरिटी लेवल में। तो देखिए इसमें ना जो ये आपका हर्से-ब्लैंचर्ड सिचुएशन मॉडल है, तो इसके अंदर आपकी 4 स्टेजेस निकल के आएगी, R1, R2, R3 और R4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ R1 के अंदर आएगा आपका टेलिंग स्टाइल। तो टेलिंग स्टाइल, सेलिंग स्टाइल, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल और डेलीगेटिंग स्टाइल। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर आपका बेसिकली क्या है,
क्या अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो एक लीडर है वो मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग ही अपना लीडरशिप जो स्टाइल है उसको अडॉप्ट करेगा। कैसे? तो जो टेलिंग स्टाइल है, जो फर्स्ट स्टेज है, इसके अंदर क्या होगा बेसिकली, जो पीपल होंगे, जो सबऑर्डिनेट होंगे, जो फॉलोवर्स होंगे, वे ना तो अनेबल है, वे अनेबल भी है और अनविलिंग भी है उनके अंदर, ठीक है, काम करने की, वे काम करने के योग्य भी नहीं है और उनकी इच्छा भी नहीं है। तो देखिए अब अगर ये मैच्योरिटी लेवल है, कहीं ना कहीं मैच्योरिटी लेवल का मतलब क्या है? मैच्योरिटी लेवल का मतलब बेसिकली यही है कि भाई जो पीपल है या जो हमारे फॉलोवर्स है, ठीक है, जो फॉलोवर्स है उनकी एबिलिटी काम करने की, ठीक है, एंड उनकी जो एबिलिटी और इसी के साथ ही विलिंगनेस, ठीक है, उनकी विलिंगनेस ही हमारा मैच्योरिटी लेवल बताती है। तो अगर जो फॉलोवर्स है वे एबल भी नहीं है, ठीक है, योग्य भी नहीं है और उनकी इच्छा भी नहीं है, तो उस केस में जो हमारा लीडर होगा वो कौन सा स्टाइल लेगा? वह अडॉप्ट करेगा टेलिंग स्टाइल, ठीक है। तो टेलिंग स्टाइल लेगा। टेलिंग स्टाइल मींस वो बताता चलेगा, टेल करता चलेगा और जो फॉलोवर्स है वो वैसे ही काम करते चलेंगे जैसा उनका जो लीडर उनको बोलता चलेगा, ठीक है। तो ये आएगा हमारा फर्स्ट स्टाइल। तो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू कैसे बन सकता है? यही पीपल आर बोथ अनेबल एंड अनविलिंग, और 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो बताइए कि भैया कौन सा स्टाइल यहाँ पे जो लीडर है वो कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करेगा? तो अगर आपको पता है तो आप इजीली बता दोगे कि भाई टेलिंग स्टाइल है। सेकंड है हमारा सेलिंग। तो सेलिंग स्टाइल कब अडॉप्ट करेगा? जब हमारे जो फॉलोवर्स है, जो पीपल है, अनेबल है, ठीक है, वे काम करने योग्य नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा, काम करना तो वे चाहते हैं, इच्छा तो है, लेकिन वे क्या करें, योग्यता नहीं है उनके अंदर, वे अनएबल है। तो उस केस में हमारा कौन सा स्टाइल आएगा? सेलिंग स्टाइल। थर्ड हमारा क्या? पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग कब आएगा? अब हम एबल तो है, फॉलोवर्स वे एबल है, उस काम को कर सकते हैं, लेकिन भाई उनकी इच्छा नहीं है करने की। तो उस केस में जो लीडर होगा वो कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करेगा? पार्टिसिपेटिंग स्टाइल। मींस अब वो क्या करेगा, वे एबल है लेकिन उनकी इच्छा नहीं है, तो उनको मोटिवेट करेगा, उनको इस तरह से लीड करेगा कि भाई वे उस काम को विलिंगली करने लगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे फॉलोवर्स होंगे उनका पार्टिसिपेशन लेगा, जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, कुछ भी काम करेगा तो उसमें उनको पार्टिसिपेट कराएगा। तो पार्टिसिपेट कराने से क्या होगा, उनके अंदर अपने आप एक विलिंगनेस आएगी कि भाई हाँ, मेरे से पूछ के ये गोल है, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं सेट किया गया, तो अब मेरी जिम्मेवारी बनती है। कहीं ना कहीं अपने आप से इच्छा जागेगी कि भाई हम अच्छे से काम करें। तो जब हम एबल है लेकिन अनविलिंग है तो पार्टिसिपेटिंग स्टाइल आएगा। और उसी के साथ ही डेलीगेटिंग हमारा कब आएगा? अब हमारे फॉलोवर एबल भी है और उनमें इच्छा भी है, तो अब हमारा लीडर है वो बिल्कुल फ्री है, वो अपना सारी अथॉरिटी वगैरह सब कुछ डेलीगेट कर देगा और उन्हीं के ऊपर छोड़ देगा भाई हाँ, क्योंकि ये योग्य भी है और इनकी इच्छा भी है, तो ये अपने आप से ही कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लीडर है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो उस केस में हमारा कौन सा स्टाइल आएगा? डेलीगेटिंग। तो ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी एक बार अच्छे से रीड कर लेना। वैसे मैंने पूरा बिल्कुल इजी लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने ट्राई किया आपको बताने का, और यहाँ पे जो मैंने नोट भी किया है ना ये, तो ये भी बिल्कुल मैंने इजी लैंग्वेज में यहाँ पे नोट किया है, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए एक बार वीडियो सुनने के बाद। और फिर आप जैसे ही इसको फिर से इस पीडीएफ को देखोगे ना तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट है वरूम येटेन एंड जागो कॉन्टिजेंसी मॉडल, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये जो हमारी थ्योरी है या ये जो मॉडल है ये आइडेंटिफाई करता है बेस्ट लीडरशिप स्टाइल एंड द बेस्ट डिसीजन मेकिंग अप्रोच बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन। तो ये बेसिकली ये लीडरशिप स्टाइल है, या सॉरी ये जो थ्योरी हमारी, ठीक है, स्टाइल भी हम बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या बोलता है कि भी इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अपनी करंट सिचुएशन को देखते हुए हम एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल लेंगे जो हमारा बेस्ट होगा और जो हमारा बेस्ट डिसीजन मेकिंग अप्रोच रहेगी, ठीक है। तो हमें अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट डिसीजन लेना है और बेस्ट से बेस्ट लीडरशिप स्टाइल को आइडेंटिफाई करना है। ये बोलती है हमारी कौन सी थ्योरी? ये जो हमारी वरूम येटेन एंड जागोस कॉन्टिजेंसी मॉडल है। तो इसमें बोलते हैं कि भाई इफेक्टिव लीडर कौन होगा, एक अच्छा लीडर कौन होगा? एक इफेक्टिव लीडर वही होगा हु टेक द गुड डिसीजन, जो अच्छे से डिसीजन लेगा, इस तरह से डिसीजन लेगा कि जो हमारे गोल्स है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स है, उनको हम इजिली अचीव कर सके बिना किसी हर्डल्स के, ठीक है। तो उसी को हम बोलेंगे इफेक्टिव लीडर, जो क्या लेगा? गुड डिसीजन। और जो गुड डिसीजन है, तो गुड डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं? तो गुड डिसीजन के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी किसकी? पार्टिसिपेशन फ्रॉम द सबऑर्डिनेट, कि भी जो सबऑर्डिनेट है उनको भी पार्टिसिपेट किया जाए। अगर सबऑर्डिनेट को पार्टिसिपेशन करेंगे जब भी डिसीजन लेंगे, तो कहीं ना कहीं जो सबऑर्डिनेट है उनको अच्छा फील होगा, उनको लगेगा कि हाँ भी हमारी भी वैल्यू है। देखिए कोई भी काम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जा रहा है तो हमसे पूछ के किया जा रहा है, डिसीजन मेकिंग में हमारा भी पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि इफेक्टिव लीडर वही होगा जो गुड डिसीजन लेगा, और गुड डिसीजन के लिए जरूरी है कि जो सबऑर्डिनेट है उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और गुड डिसीजन के
बेसिकली आपके 3 फैक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। 3 फैक्टर कौन कौन से है कि भाई जो डिसीजन आप लोगे ना तो आपको उसकी क्वालिटी देखनी है, तो क्वालिटी डिपेंड करती है कि भाई किस तरह का आपने डिसीजन लिया। इसी के साथ ही टीम कमिटमेंट मीन्स वही जो सबॉर्डिनेट है उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनका कमिटमेंट होना चाहिए, और टाइम की भी हमारे पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जब भी हम डिसीजन ले, ठीक है। तो इसमें हमारा बेसिकली जो ये आपकी थ्योरी है, ये जो मॉडल है, इसके अंदर हमारे 5 टाइप के लीडरशिप स्टाइल निकल के आए। तो ये 5 टाइप के जो लीडरशिप स्टाइल है वे हमारे कौन कौन से हैं? ऑटोक्रेटिक फर्स्ट, और यहाँ पे आएगा आपका ऑटोक्रेटिक सेकंड, फिर हमारा कंसल्टेटिव फर्स्ट, कंसल्टेटिव सेकंड, और फिर हमारा ग्रुप है। अब इनका क्या मीनिंग है ये मैं आपको फटाफट से बताती हूँ, ध्यान से सुनना, बिल्कुल इजी है। ऑटोक्रेटिक फर्स्ट के अंदर क्या होगा, जो लीडर होगा, ठीक है, हमारा ये लीडर है और ये इसके फॉलोवर है, तो यहाँ पे ये जो सबॉर्डिनेट है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो डिसीजन मेकिंग में ना इनको बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, जो फॉलोवर्स रहेंगे। यहाँ पे जो लीडर है ना ये अपने आप भी करेगा जो भी करना है, इसको जो भी डिसीजन लेने हैं, ठीक है। तो मेन पावर है वो किसके हाथ में रहेगी, ऑटोक्रेटिक, जो हमारा फर्स्ट है, ऑटोक्रेटिक फर्स्ट जो लीडरशिप स्टाइल है, उसमें जो लीडर रहेगा उसी के हाथ में सब कुछ रहेगा, मेन पावर रहेगी। वह इनसे बिल्कुल भी वही कुछ भी सलाह मशविरा नहीं करेगा, जो भी डिसीजन लेने खुद लेने हैं, बस इनको तो जैसे लीडर बोलेगा ना वैसे इनको फॉलो करना। सेकंड हमारा ऑटोक्रेटिक सेकंड, तो इसमें भी हमारा यही रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारे फॉलोवर्स होंगे सबॉर्डिनेट होंगे, तो लीडर क्या करेगा, सबॉर्डिनेट के पास जाएगा और ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत उनका भी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें पार्टिसिपेशन लेगा, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेट जो डिसीजन है वो कौन लेगा, वो लीडर ही लेगा थर्ड सेकंड में अंदर, ठीक है। फिर थर्ड हमारा कंसल्टेटिव फर्स्ट। अब इसके अंदर भी हमारा बेसिकली क्या रहेगा, जो लीडर है ना इसमें हमारा पार्टिसिपेशन होगा किसका, जो हमारे एम्प्लॉइज है, जो फॉलोवर्स है, सबॉर्डिनेट है, और यहाँ पे जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन रहेगा वो इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन रहेगा। कैसे, जो लीडर है ना वो एक एक फॉलोवर्स के पास जाएगा और उनसे डिसीजन मेकिंग पे जो भी डिसीजन लीडर को लेना है उसके बारे में बातें करेगा, ठीक है, इंडिविजुअली जाके। लेकिन जो यहाँ पे डिसीजन लेगा वह फाइनली डिसीजन किसका रहेगा, जो लीडर है उसी का डिसीजन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो फॉलोवर है उनको यही लगेगा कि नहीं यार हमसे तो ऐसे ही फालतू भी पूछ रहे हैं। अब सेकंड हमारा कंसल्टेटिव सेकंड, तो इसके अंदर भी हमारे यही सेम सिचुएशन है कि जो लीडर है वो पार्टिसिपेशन तो करेगा हमारे फॉलोवर्स का, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, ग्रुप में करेगा। ऐसे याद रख सकते हो आप, जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट के अंदर तो इंडिविजुअली सबके पास जाके उसने उनके जो डिसीजन मेकिंग में आप उनके विचार रखे, ठीक है, उनसे जो भी पूछना था आइडियाज लिए, और यहाँ पे वो क्या करेगा, ग्रुप पूरे ग्रुप को के साथ है जो डिसीजन मेकिंग करेगा, ठीक है, लेकिन जो डिसीजन है फाइनली डिसीजन जो लीडर का ही रहेगा। अब लास्ट हमारा ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर हमारा बेसिकली क्या रहेगा, यहाँ पे फुल्ली पार्टिसिपेशन होगा, फुल्ली पार्टिसिपेशन तो होगा ही हो, ठीक है, और इसी के साथ ही जो डिसीजन मेकिंग होगी वो दोनों मिलकर लेंगे, डिसीजन मेकिंग हमारी दोनों ही लेंगे, ठीक है, डिसीजन मेकिंग हमारी दोनों लेंगे, दोनों कौन, जो हमारे फॉलोवर्स रहेंगे और जो हमारा लीडर रहेगा। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो ये 4 स्टाइल रहेंगे, इन चारों स्टाइल में जो डिसीजन लेगा ना वो लीडर ही लेगा, लेकिन जो ग्रुप है हमारा जो स्टाइल होगा इसमें जो डिसीजन लेगा वह दोनों मिलकर, जो भी वे भी अपने कुछ ना कुछ विचार रखेंगे, फॉलोवर्स है तो उनका भी पूरा पार्टिसिपेशन और उन्होंने जो बोला है तो मिलकर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होगी है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में लीडरशिप। तो मुझे एक स्टूडेंट, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि भाई एक बार आप कंप्लीट करा देने के बाद ना एक बार फिर से रिवाइज करा दिया करो 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आज ऐसे ही करा देती हूँ आपको। तो देखिए बिल्कुल फटाफट से मैं एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। लीडरशिप मैंने क्या बताया था कि भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं। 2 तरह के हमारे रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज मीन्स जैसे कि हमारे लैंड, बिल्डिंग, मशीन है। ह्यूमन रिसोर्स की बात करती हूँ तो जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। फिजिकल रिसोर्सेज हमारे पैसिव रिसोर्सेज है, और वहीं पे जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारा क्या है, एक्टिव रिसोर्स है। तो कहीं ना कहीं जो फिजिकल रिसोर्सेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स ही फिजिकल रिसोर्सेज को यूज करेगा। तो अभी जो कुंटेज ओडोनेल है उन्होंने एक क्लैरिफाइड किया यहाँ पे लीडरशिप की इंपॉर्टेंस को, कैसे, एक डायग्राम के थ्रू। तो जो कुंटेज जी है उन्होंने बोला कि भाई जो भी पर्सन है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, वह अपनी कैपेबिलिटी का 100% से यूटिलाइजेशन नहीं करता, वह अपनी मर्जी से सिर्फ 60% का यूटिलाइजेशन करता है, और 60% का भी वो अपनी मर्जी से नहीं करता, वहां पे भी उसका ऊपर कोई ना कोई प्रेशर रहता है, सोशल प्रेशर की वजह से, या फिर उसको जॉब की रिक्वायरमेंट, नीड फॉर जॉब की वजह से, या फिर अथॉरिटी ऑफ सुपीरियर है, ठीक है, सुपीरियर की डर की वजह से वो 60% ही अपनी कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करता है, और जो 40% उसकी बचती है ना उसको हम कैसे यूज करा सकते हैं, लीडरशिप के थ्रू उसको हम करा सकते हैं। और लीडरशिप के थ्रू उसकी जो 40% कैपेसिटी है उसको यूज कराने के 2 तरीके हैं, 2 वेज है।
दो मेथड से, या तो भाई हम पावर का यूज करके उससे कराए, ठीक है, दोस्त जमा के, या फिर हम उसको मोटिवेट करके कराए। तो मोटिवेट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहेगी कि भी हम उनको लीड करें, किसके थ्रू, लीडरशिप के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो लीडरशिप बेसिकली क्या है, लीडरशिप का मतलब है कि जो बिहेवियर है, जो फॉलोअर्स है उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना और इस मैनर में उनको इन्फ्लुएंस करना कि भाई जो लीडर चाहता है ना वे वैसे ही काम करने लग जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीडरशिप। लीडरशिप की हमारी थ्योरी निकल के आई यहाँ पे मैंने कैटेगरी ली, ट्रेडिशनल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। ट्रेडिशनल के अंदर हमारी दो थ्योरी निकल के आई, ग्रेट मैन थ्योरी और इसको क्रिस्मेटिक थ्योरी भी बोलते हैं, और सेकंड हमारी ट्रेड थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी क्या बोलती है कि भाई जो लीडर है उनके वे इनबोर्न मतलब कि पैदा जन्मजात लीडर बनते हैं, कुछ क्वालिटीज है जो कि पैदाइशी होती है, ठीक है, गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है। लेकिन ट्रेड थ्योरी बोलती है कि भाई हाँ कुछ क्वालिटी तो भाई जन्मजात होती है, लेकिन कुछ क्वालिटी को हम एक्वायर भी कर सकते हैं। उसके बाद आई हमारी बिहेवियरल थ्योरी। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई एक लीडर को आदर्श व्यवहार दिखाना चाहिए, पेश करना चाहिए, तो वह एक अच्छा लीडर होगा, एक इफेक्टिव बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। और सिचुएशनल लीडरशिप के अंदर कि भाई जो लीडरशिप स्टाइल है या जो लीडर है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, कि भाई किस सिचुएशन में कौन ठीक से लीडर बैठता वहां पे फिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला है जो बिहेवियर थ्योरी के अंदर एक पर्सन एक्ट करता है, ठीक है, वो किस तरह से एक्ट करेगा, ये बेसिकली बोलती है बिहेवियर थ्योरी। यहाँ पे दो स्टडीज हुई, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडी और आपका मिशिगन स्टडीज, ठीक है। तो ओहियो जो स्टडी की गई तो वहां पे ना आपके दो फैक्टर या दो इस तरह के टर्म्स निकल के आए, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन, या दो तरह से लीडरशिप स्टाइल निकल के आया कि भाई एक लीडरशिप स्टाइल होगा जो किससे रिलेटेड होगा, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर मींस वह होगा प्रोडक्शन ओरिएंटेड, और एक होगा हमारा कंसिडरेशन मींस जो होगा हमारा एम्प्लॉय ओरिएंटेड प्रोडक्शन। और ऐसे ही मिशिगन में हुआ एम्प्लॉय ओरिएंटेड बिहेवियर निकल के आया और प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिहेवियर, ये दोनों बिल्कुल हमारे सेम है, सिर्फ यहाँ पे टर्म अलग अलग यूज की गई है। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड से, और कंसिडरेशन क्या हमारा एम्प्लॉय ओरिएंटेड। प्रोडक्शन ओरिएंटेड मींस कि भाई जो किस पे ध्यान देगा, टास्क ओरिएंटेड रहेगा मींस जो प्रोडक्शन पे ध्यान देगा। एम्प्लॉय ओरिएंटेड मींस जो एम्प्लॉइज पर एम्प्लॉइज रिलेशनशिप पर ध्यान देगा। यहाँ पे फिर हमारा एक टर्म आई मैनेजरियल ग्रिड। मैनेजरियल ग्रिड जो इंपॉर्टेंट है किसने दी थी, ब्लैक एंड मोर्टेन ने, ठीक है, माउटोन जो भी इसको बोलना आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसने एक 9x9 मैट्रिक्स दिया था जिसके अंदर आपके टोटल 81 आपके लीडरशिप स्टाइल निकल कर आए। इसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट आई कॉन्टिजेंसी थ्योरी, जिसके अंदर हमने बात की 4 थ्योरीज की। फिडलर मॉडल, ठीक है, फिडलर मॉडल क्या अज्यूम करता है कि भी जो लीडर है वो या तो टास्क ओरिएंटेड होगा या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पे फिर डिफरेंस हमारा क्या निकल के आया, बिहेवियर में भी हमने जो बात की थी, बिहेवियर के अंदर भी हमने बेसिकली यही एम्प्लॉय ओरिएंटेड टास्क ओरिएंटेड यही बात की। तो डिफरेंस यही है कि भी जो फिडलर मॉडल है ये बोलता है कि जो बिहेवियर है ना, एक बार जो बिहेवियर एक लीडर ने अडॉप्ट कर लिया उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते। और इसके अंदर हमारे 3 वेरिएबल निकल के आए, और यहाँ पे हमारी 2 पोजीशन निकल के आई लीडर की, मोस्ट फेवरेबल पोजीशन और मोस्ट अनफेवरेबल पोजीशन। अगर ये तीनों ही वेरिएबल हमारे बिल्कुल अच्छे से चल रहे, लीडर मेंबर का रिलेशनशिप अच्छे से आपने जो वर्क है उसको डिफाइन किया, पोजीशन पावर एक लीडर को अच्छे से पता है, तो उसको हम बोलेंगे फेवरेबल पोजीशन। अगर ये हमारी डाउन है, जैसे हमारा जो रिलेशनशिप है लीडर और मेंबर का, उसके रिलेशन अच्छा नहीं है, अच्छे से आपने वर्क को डिफाइन नहीं किया, उसको ये नहीं पता कि भी उसकी अथॉरिटी वगैरह क्या है, तो फिर हमारे क्या हो जाएगा, मोस्ट अनफेवरेबल पोजीशन। फिर रॉबर्ट पाथ हाउस गोल निकल के आया, और इसने हमारे बेसिकली ये बताया कि भी एक लीडर की क्या जॉब है कि वह रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट करे, गोल्स को क्लैरिफाई करे। कहीं ना कहीं जो सबऑर्डिनेट है उनको ये पता होना चाहिए कि भी उनको क्या अचीव करना, कैसे करना, उनके रास्ते में कोई भी रुकावट ना होगी तो वे अच्छे से अचीव कर लेंगे, ठीक है, अपने गोल को। हर्से ब्लैंचर्ड सिचुएशन मॉडल, इसको लाइफ साइकिल मॉडल भी बोलते हैं और इसको सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी भी बोलते हैं। और इसमें बोला कि भी जो एक लीडरशिप है वो मेच्योरिटी लेवल के बेस पे क्या करेगा, अपना जो स्टाइल है अडॉप्ट करेगा। वो देखेगा कि जो उसके फॉलोवर है उसका जो स्टाइल है, उसका जो लेवल है, मेच्योरिटी लेवल कैसा है, तो उस पर डिपेंड करता है। ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया, आप देख लेना भी, अगर उनका जो टेलिंग स्टाइल कब आएगा, सेलिंग कब आएगा, ठीक है। फिर हमारी लास्ट में आई वरूम येटन एंड जैगोस कंटिजेंसी मॉडल, और इसमें बोला गया कि भी एक इफेक्टिव लीडर वह होगा जो अच्छे से गुड डिसीजन जो लेगा। और गुड डिसीजन कैसे ले सकते हैं, जब हमारा जो सबऑर्डिनेट होंगे उनका पार्टिसिपेशन होगा तभी वह गुड डिसीजन ले सकता है। और उसी के बेस पर 5 स्टाइल हमारे निकल के आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ना मैं बात करती हूँ लीडरशिप स्टाइल की और टाइप्स ऑफ लीडर्स की। तो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल है,
जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो डायरेक्ट हम टॉपिक पे आएंगे, लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन द एटीट्यूड एंड द बिहेवियर। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे बेसिस लेके चले हैं कि भाई अगर एटीट्यूड एंड बिहेवियर की बात करते हैं या फिर अदर बेस लिया जाएगा उसकी बात करते हैं, तो जो लीडरशिप स्टाइल हमारे कैसे कैसे निकल के आएंगे। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर पैटर्न, तो लीडरशिप को क्लासिफाइड किया गया है 4 कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ लीडर, ठीक है। सेकंड आपका लेजियस फेयर और फ्री रेन स्टाइल लीडर। थर्ड आपका डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव स्टाइल लीडर। और फोर्थ आपका पैटर्नलिस्टिक स्टाइल लीडर। तो देखिए नाम से ही आपको पता चल जाएगा और यहाँ पे मैं फटाफट बता दूंगी, और किसी को अगर रीड करना हो तो यहाँ से रीड भी कर सकता है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक या फिर ऑथोराइटेरियन लीडरशिप स्टाइल के अंदर बेसिकली क्या रहेगा, ये लीडरशिप स्टाइल आपका एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जहां पे एब्सोल्यूट पावर का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें जो लीडर है वो क्या एक्सपेक्ट करता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि भी जो उसके सबऑर्डिनेट है वे क्या है, ओबीडियंस है, आज्ञाकारी है, और जो भी डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी वो किसके हाथ में रहेगी, लीडर के हाथ में रहेगी। यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट है ना उनको सजेशन नहीं लिए जाते, और इसके अंदर जो मेन रोल है ना किसका रहता है, लीडर का रहता है। यहाँ पे जो लीडर रहेगा वही फॉर्मल हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, ठीक है। और इस वजह से मेन क्या है, इस लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर है ना वो अपनी पावर का यूज करता है, और जिस वजह से जो सबऑर्डिनेट है ना उसको डिसलाइक करते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा लेजिस फेयर और फ्री रेन स्टाइल लीडर। तो इस टाइप ये इसका बिल्कुल उल्टा है, जो ऑटोक्रेटिक है ना उसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें हमारा जो मैक्सिमम फ्रीडम है ना वो सबऑर्डिनेट को दी जाती है, वे बिल्कुल फ्री रहते हैं, ठीक है, अपने पॉलिसीज बनाने में, डिसीजन लेने में, अपना इंडिपेंडेंट वे डिसीजन लेंगे। तो ये वाला है ना इसका बिल्कुल उल्टा चलेगा। तो इससे याद रख लेना, यहाँ पे जो लीडर है उसका कंट्रोल रहेगा, यहाँ पे जो लीडर है वो उनको बिल्कुल फ्री छोड़ देगा कि भाई वे कैसे भी करे, ठीक है। यहाँ से फिर उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वह इंक्रीज होगा। फिर जो नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। 4 मैंने आपको बताया ना। तो देखिए थर्ड है डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव स्टाइल लीडर। तो डेमोक्रेटिक के अंदर बेसिकली क्या रहेगा, इसमें ये जो ऑटोक्रेटिक है और जो लेजिस्लेटिव स्टाइल है ना इसका एक तरह से कॉम्प्रोमाइज किया गया, इसका मिक्सर भी हम बोल सकते हैं। इसमें जो भी सुपरवाइजर रहेगा वो जो भी डिसीजन लेगा वो कैसे लेगा, जो म्यूचुअल कंसेंट है ना उससे डिसीजन लेगा, ठीक है। और फिर बाद में फाइनली वे एक जो रिजल्ट है उस पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक में हम क्या बोलते हैं, दोनों आपस में मिलजुल कर काम करेंगे। और नेक्स्ट हमारा पैटर्नलिस्टिक स्टाइल लीडर मीन्स यहाँ पे जो लीडरशिप का ये एक ऐसा स्टाइल है जहाँ पे जो सबऑर्डिनेट है, जो पीपल है, उनके जो सेंटिमेंट है, जो इमोशन है, ठीक है, उनका ध्यान रखा जाता है। और बेसिकली यहाँ पे जो लीडर है वो किस तरह का रोल प्ले करता है, जैसे एक फादर होता है ना, फादर टू हिज सबऑर्डिनेट, तो वह एक फादर के तौर पे काम करता है। तो फादर का काम क्या है, भी अपने बच्चों को देखना। तो इसी तरह से यहाँ पे जो लीडर है वह भी जो सबऑर्डिनेट है उनको एक फादर वे में अपनी फैमिली की तरह उनको रखता है, उनकी हेल्प करना, उनकी गाइड करना। तो ये 4 मैंने आपको बताए हैं टाइप्स ऑफ लीडर ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर और पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन द ऑफिशियल रिकॉग्निशन और द रिलेशनशिप। तो ऑफिशियली अगर हम बात करते हैं तो 2 तरह के लीडर होंगे, एक तो होगा हमारा फॉर्मल लीडर और एक होगा हमारा इनफॉर्मल। नाम से ही पता फॉर्मल लीडर किसको बोलेंगे, जिसको कि फॉर्मली अपॉइंट किया गया है, इलेक्टेड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मल रिलेशनशिप हमारे बेसिकली चलेगा। इसमें वही जो लीडर रहेगा उसके पास कुछ अथॉरिटी होगी, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा ऑर्डर टाइप भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली फॉर्मल रिलेशनशिप हमारी चलेगी। फॉर्मल आप सभी को पता है भी किस तरह की। इनफॉर्मल लीडर की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वह फॉर्मली नहीं है बल्कि उसको इनफॉर्मली एक लीडर है जहाँ पे रिलेशनशिप पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जो उनको जो सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, उनकी हेल्प करना, उनको गाइड करना, प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ पीपल का, ठीक है। तो यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहेगी, एक इनफॉर्मेलिटी ज्यादा रहेगी। जैसे आपने देखा भी होगा जैसे स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी एक तो फॉर्मल ग्रुप है, एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है। उसी तरह से आप नाम से आपको पता चल रहा है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है द मैनेजरियल ग्रिड। द मैनेजरियल ग्रिड लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन द कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना कि जो ये मैनेजरियल ग्रिड है ना ये किसने दिया था, ये दिया था रॉबर्ट
आर रोबोट, और यहाँ पे ना इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं आपको, बस यहाँ पे रोबोट एंड माउंटेन याद कर लेना आप लोग, ठीक है। तो इसने ये दिया था, कई बार क्वेश्चन अब पूछ लिया जाता है कि भी जो मैनेजरियल ग्रेड है वो किसने दिया था, रोबोट, ब्लैक रोबोट और माउंटेन ने इसको दिया था। तो बस आप ये नाम याद रख लेना। और इसके अंदर जो आपका लीडरशिप स्टाइल है वो किस पर बेस्ड है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर पीपल, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या था, जो मैनेजरियल ग्रिड था, इसमें जो मैनेजरियल ट्रेनिंग, इसमें जो यहाँ पे ना जो लीडरशिप है उसके दो कॉम्बिनेशन लिए गए थे। एक लिया गया था कि भी ऐसा लीडर जो कंसर्न है पीपल के लिए, और एक ऐसा है जो कि कंसर्न है प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे ना फिर अगर मैनेजरियल ग्रिड की बात करती हूँ मैं, तो टोटल 5 रिप्रेजेंटेटिव स्टाइल निकल के आए लीडरशिप के, किस पर, ऑन द मैनेजरियल ग्रिड पर। तो जो मैनेजरियल ग्रिड है ना, ये इन्होंने इस तरह से, नेक्स्ट पेज पे है ये जो मैनेजरियल ग्रिड बनाई, और यहाँ पे फिर ये लीडरशिप स्टाइल इन्होंने बताया कि भी एक किस तरह का होगा, एक किस तरह का होगा, ठीक है। ये आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे टोटल हमारे ये निकल के आए कि भी हमारा एक मैनेजमेंट स्टाइल या लीडरशिप हमारा कैसा होगा, इम्प्रूवरिस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसको फिर आगे मैनेजरियल ग्रिड पर दिखाया गया कि भी यहाँ पे ये जैसे 1-1 जहाँ पे आएगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके अंदर बेसिकली जो मैनेजर होगा वो क्या क्या रहेगा, लिस्ट कंसर्न विद इधर पीपल, ना तो वो भी वो लोगों के लिए, पीपल के लिए उसकी ज्यादा कंसर्न है, ना ही प्रोडक्शन को लेकर, ठीक है। और फिर सेकंड आएगा हमारा कंट्री क्लब मैनेजमेंट, फिर हमारा टास्क मैनेजमेंट है। जो कंट्री क्लब मैनेजमेंट है इसको ग्रिड पर दिखाया गया है 1-9 से। एक बार मैं आपको ग्रिड ही दिखा देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए अगर मैं मैनेजमेंट ग्रिड की बात करती हूँ ना, तो देखिए इस तरह से जो ये मैनेजरियल ग्रिड है इसको इस तरह से दिखाया गया। तो देखिए ये मैनेजरियल ग्रिड है, यहाँ पे एक्स एक्सिस हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिया गया कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और फिर यहाँ लिया गया कंसर्न फॉर पीपल, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और फिर यहाँ पे हमारा लो, और यहाँ पे हाई, और इसी तरह से इधर हमारा जो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है इधर हो जाएगा हमारा लो, और यहाँ ऊपर हो जाएगा हमारा, देखिए ये ऊपर हो गया हमारा हाई, ठीक है, ये रहा हाई। तो देखिए अब कैसे इन्होंने दिखाया, जो हमारा फर्स्ट लीडरशिप स्टाइल या मैनेजमेंट जो निकल के आई, क्या निकल के आई, इम्पोरिस्ट मैनेजमेंट। तो ये कैसे निकल के आई कि यहाँ पे जो लीडर है वो क्या है, यहाँ पे 1-1 वाली सिचुएशन आई, ठीक है। तो इट मीन्स कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी लो है, और यहाँ पे जो कंसर्न फॉर पीपल है ये भी लो है। और जो हमारी, अगर मैं इधर ही चलूंगी एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे आऊंगी, तो ये जो मेरा मैनेजरियल ग्रिड है ये क्या है, मेरा 9.1 मीन्स 9-1। तो 9 हमारे किसके, यहाँ पे बेसिकली क्या रहा कि जो हमारा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है वह तो हो जाएगा हमारा हाई, ठीक है, और जो कंसर्न फॉर पीपल है वह हो जाएगा लो। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टास्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे टास्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि भाई जो मैनेजर है वो क्या है, वो प्रोडक्शन को लेकर ज्यादा कंसर्न है, ठीक है, उसको अपना भाई काम करवाना, ज्यादा से ज्यादा जो पीपल है, जो सबऑर्डिनेट है, उनसे ज्यादा काम लेना है, वो अपना टास्क ओरिएंटेड हम इसको बोल सकते हैं, प्रोडक्शन ओरिएंटेड या फिर टास्क ओरिएंटेड है कि भी जैसे तैसे करके हमें अपना जो काम है, जो अपने गोल है उनको अचीव करना है, जो प्रोडक्शन है उसको करना है, जो ह्यूमन बीइंग है ना उस पर वह ध्यान नहीं देता लीडर, ठीक है। और यहाँ पे ना तो जो ह्यूमन रिलेशन है उस पर ध्यान दिया जाएगा, और ना ही यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो 1 और 1 है दोनों ही, हमारा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी लो है, और जो हमारा है कंसर्न फॉर पीपल है ये भी लो है। तो इस तरह से इन्होंने ऐसे 5 निकाल दिए। फिर एक सिचुएशन आएगी मिडल वाली, जहाँ पे 5-4-5 आ जाएगा कि भी वो दोनों तरफ, दोनों साइड है ना बराबर है, ठीक है, बराबर कैसे भी, वो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन पर भी ध्यान दे रहा है और वह कंसर्न फॉर पीपल भी है। और फिर एक सिचुएशन आ जाएगी कंट्री क्लब की। कंट्री क्लब मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली क्या रहेगा, जो कंसर्न फॉर पीपल है, ठीक है, ये तो हाई जाएगा कि भाई वह जो ह्यूमन फीलिंग्स है, इमोशन है, उनको अच्छे से समझता है, लेकिन जो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है वह उसका लो हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम है कंट्री क्लब मैनेजमेंट। उसके बाद है फिर हमारा ये सबसे अच्छा है भी 9-9 वाली सिचुएशन, टीम मैनेजमेंट इसको बोलते हैं, कि यहाँ पे जो लीडर है वो क्या है, जो मैनेजर है क्या है, वह हाई उसकी कंसर्न है फॉर पीपल, और हाई वह क्या है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है। तो इस तरह से जो ये मैनेजरियल ग्रिड है ना, ये यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने ये अभी 5 आपको बताए हैं ना,
तो देखिए पांचों एक्सप्लेन कर रखे हैं कि भाई किस तरह से जो 5 रिप्रेजेंटेटिव स्टाइल है लीडरशिप के उन मैनेजरियल ग्रिड के ऊपर इन्होंने दिखाए है। तो यहाँ पे यही इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई 1-1 की सिचुएशन में दोनों के लिए उसकी कंसर्न है वो लो है। फिर जो कंट्री क्लब वाली सिचुएशन है उसमें एक के लिए जो मैनेजमेंट है, जो लीडर है, जो कंसर्न है वह ज्यादा है, ठीक है, पीपल के लिए, लेकिन प्रोडक्शन के ओरिएंटेशन के लिए उसमें कमी देखी गई है। फिर ऐसी जो टास्क मैनेजमेंट है, तो टास्क से ही हमें पता चल रहा है कि वो प्रोडक्शन को लेकर ज्यादा सोचता है, ठीक है, या प्रोडक्शन ओरिएंटेड ज्यादा है, ठीक है। फिर टीम मैनेजमेंट सबसे अच्छा है कि भाई वो जो हमारा प्रोडक्शन के लिए ओरिएंटेड भी है, वह टास्क ओरिएंटेड भी है और पीपल ओरिएंटेड भी है। और मिडल में हमारी मिडल वाली सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा मैनेजरियल ग्रिड। तो इसके राइटर इसको जरूर याद रखना कि भाई ये किसने दिया है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है हमारा, तो देखिए ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, लिकर्ट सिस्टम मैनेजमेंट। सॉरी। तो देखिए लिकर्ट सिस्टम मैनेजमेंट, तो जो लिकर्ट सिस्टम की अगर मेरेंसिस लिकर्ट थे जो कि थे डायरेक्टर ऑफ मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च यूएसए, तो उन्होंने एक रिसर्च है उसको कंडक्ट किया था। ये यहाँ पे पूरे डिटेल गिवन है, इतना जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें उन्होंने बेसिकली यहाँ पे जो लीडरशिप स्टाइल है वे हमारे निकल के आए थे, ठीक है। तो उन्होंने जो लीडरशिप स्टाइल दिए, तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं, ही क्लासिफाइड द लीडरशिप स्टाइल इनटू द 4 कैटेगरी। जो लिकर्ट सिस्टम मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 4 तरह का हमारा स्टाइल निकल के आया था। 4 कैटेगरी हमारी आई थी लीडरशिप स्टाइल की। तो एक्सप्लॉयटेटिव, ऑटोक्रेटिक, और हमारा बेनवोलेंट, ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो अभी देखते हैं इनको, चारों को ही देखते हैं इनका मीनिंग क्या, नाम से वैसे आपको पता चल जाएगा। एक्सप्लॉयटेटिव ऑटोक्रेटिक, इन दिस स्टाइल देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर। देखिए एक्सप्लॉयटेशन से ही याद है कि जो वर्कर है ना उनका किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि लीडर है ना उसमें उसका किसी भी तरह का उस कॉन्फिडेंस नहीं रखते हुए, तो कहीं ना कहीं जो उनका एक्सप्लॉयटेशन ही किया जा रहा है जो वर्कर है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम एक्सप्लॉयटेटिव ऑटोक्रेटिक। भी लीडर है वो उनमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, किसी तरह का जो कॉन्फिडेंस नहीं है, और ना ही वर्कर पार्टिसिपेट करते किसी भी डिसीजन मेकिंग में। इससे फिर नेक्स्ट है बेनिवोलेंट ऑटोक्रेटिक स्टाइल, देयर इज नो प्रॉपर कॉन्फिडेंस इन द सबऑर्डिनेट एंड द रिलेशनशिप विद दैट ऑफ द मास्टर एंड द सर्वेंट। यहाँ पे भी इससे तो थोड़ा सा ठीक है, ये जो फर्स्ट वाले से तो थोड़ा सा बढ़कर है, लेकिन इतना नहीं है। यहाँ पे भी जो रिलेशनशिप है ना वो किसकी है, मास्टर और सर्वेंट की है। अभी जैसे मास्टर बोलेगा ना सर्वेंट को ऐसे ही करना है, यहाँ पे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन जो थर्ड हमारे लीडरशिप स्टाइल है वह पार्टिसिपेटिव है। पार्टिसिपेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि भी जो सबऑर्डिनेट है ना आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन इन्वॉल्विंग देयर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे अब जो सबऑर्डिनेट है ना उनका पार्टिसिपेशन शुरू हो जाता है, कोई भी डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर। और यहाँ पे भी हमारा बेसिकली पार्टिसिपेटिव में भी जो लीडर्स है ना उसका फुल कॉन्फिडेंस तो अभी भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक अब जो पार्टिसिपेशन है वो स्टार्ट हो चुका है सबऑर्डिनेट का। लेकिन डेमोक्रेटिक की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे एक ऐसा स्टाइल है जहाँ पे जो लीडर है वह पूरा कॉन्फिडेंस दिखाता, पूरा ट्रस्ट रखता है किन पर, सबऑर्डिनेट पर, और इसलिए वे बिल्कुल फुल्ली वे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इन डिसीजन मेकिंग। तो इसको बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक। तो इस तरह से ये 4 हमारे निकल के आए। तो लिकर्ट हैज यूज्ड अ कॉन्टिनम फॉर द 4 मैनेजरियल सिस्टम फ्रॉम सिस्टम 1 टू सिस्टम 4, टेबल गिवन बिलो शो सम ऑफ द मेन। तो देखिए यहाँ पे जो लिकर्ट जी थे उन्होंने कॉन्टिनम दिया, ये आगे मैं दिखाऊंगी, और फिर किस तरह से इन्होंने जो 4 सिस्टम इनको बताया और चारों सिस्टम को हमने यहाँ ऊपर देख लिया, ठीक है। तो आपको बस इतना भी याद रह गया ना कि लिकर्ट सिस्टम के अंदर बेसिकली लीडरशिप स्टाइल दिया गया है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लिकर्ट सिस्टम है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है किससे रिलेटेड, आपका लीडरशिप स्टाइल से रिलेटेड है, जिसमें लिकर्ट जी ने 4 लीडरशिप स्टाइल दिए हैं जिनकी अभी अभी हमने बात की, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भी एक लीडरशिप मैचिंग में आ जाए कि भाई बताइए कौन सा लीडरशिप स्टाइल है वो किससे मैच करेगा। अगर आपको यहाँ पे पता है तो आप इजीली मैच कर पाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही जो लीडरशिप स्टाइल है ना ये हमारे कंप्लीट हुए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह चैनल के साथ बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।